नमस्कार बच्चों, क्लास 8 बच्चों, आपको मैं सिंधु घाटी की सभ्यता पाठ पढ़ा रही हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता में मैंने आपको भगवत गीता के बारे में समझा दिया है। भगवत गीता के बारे में आपने शायद समझा होगा कि कितनी प्यारा ग्रंथ है ये। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उपदेश दिया है और इसमें कर्म की प्रधानता है। कर्म करिए फल आप मिलेगा, फल की इच्छा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। बहुत अच्छे से इसके बारे में आपको बताया गया। अब मैं क्या बता रही हूँ, प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, इसमें सबसे पहली लाइन में ही लिखा है, जातक कथाओं में हमें बुद्ध के समय से पहले की जानकारी मिलती है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो मुख्य जातियां द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा है। मैं थोड़ा सा जातक कथाओं के बारे में आपको बता दूं कि जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं, और कहते हैं कि प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, जातक या जातक पाली या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, एक ग्रंथ है, कौन सा, त्रिपिटक का सुत्त पिटक का 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं और इसमें 600 कहानियां हैं, संग्रहित की गई हैं। और यह ईस्वी संवत से 300 वर्ष पूर्व की घटना है ना। यह ईस्वी संवत से पूर्व की घटनाएं हैं। जातक कथाएं क्या है, भगवान बुद्ध से संबंधित कहानियां, जातक कथाएं, बस ये ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों। जातक कथाओं में हमें बुद्ध के समय से पहले की जानकारी मिलती है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो मुख्य जातियां द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप में मेल हो रहा था। ऐसा माना जाता है कि पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा या क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र होकर कार्य करती थी। आय का मुख्य साधन लगान समझते हैं ना, कर, जमीन पर लगाए जाने वाला कर। उत्पादन में राजा का हिस्सा, जो भी पैदा होता था उसमें पहले राजा का हिस्सा होता था, कर लगाया जाता था। कर में पहले एक हिस्सा राजा का होता, उसका भुगतान हमेशा तो नहीं परंतु अक्सर ही गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। यह कर उपज के 6ठे भाग के करीब होता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और इसकी बुनियाद इकाई स्वशासित गांव थे। राजनीतिक और आर्थिक रूपरेखा इन्हीं ग्राम समुदायों द्वारा बनाकर उसे 10-10 और 100-100 के भागों में बांट दिया जाता था। समझ में आ गया होगा कि क्या होता था, ग्राम सभाएं होती थी। जातक के वर्णन से एक विशेष तरह का विकास उभर कर सामने आता है। जातकों के वर्णन से एक विशेष तरह का विकास उभर कर सामने आता है। यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गांवों की स्थापना थी। इस प्रकार एक गांव बढ़इयों का था, एक गांव लोहारों का था तथा अन्य अलग अलग पेशों के लोगों के गांव थे। यह खास पेशेवर लोगों के गांव शहर के करीब ही बसे हुए होते थे। समझ में आई बात कि जातकों के वर्णन में एक विशेष बात यह थी कि सबकी अलग अलग बस्तियां थी। दस्तकारी का काम जो करते थे उनकी बस्ती अलग थी, लोहारों की बस्ती अलग थी, बढ़इयों की बस्ती अलग थी। मतलब हर जात के लोगों का अलग अलग पेशे के अनुसार अलग अलग उनकी बस्ती थी। यह खास पेशेवर लोगों को गांव शहर के करीब ही बसे होते थे, शहर और गांव के करीब ही रहते थे। इनके उत्पादनों की खपत शहर में हो जाती थी और इसके बदले उन्हें अपनी ज़िंदगी की अन्य ज़रूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। ऐसा लगता है कि सारा गांव सहकारिता के असूलों का काम करता है। जातक में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के ब्यौरे भरे हुए हैं। इनके अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा तथा अन्य स्थानों में समुद्र की ओर जाते थे और वहां से दक्षिणी बंदरगाहों लंका और मलय टापू की ओर बढ़ते थे। भारत में लिखने का रिवाज
है पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। और क्या मिला है सभ्यता में कि पहले बर्तनों में लिखा जाता था, तो मिट्टी के पुराने बर्तनों में ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिलते हैं। कोई लिपि है ब्राह्मी मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेख निश्चित रूप से उस जिस भारत में देवनागरी और दूसरी लिपियों का विकास हुआ है, अशोक के कुछ लेख भी ब्राह्मी लिपि में हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। जिससे भारत में देवनागरी और दूसरी लिपियों का विकास हुआ। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्ठी लिपि में हैं। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि व्याकरण के रचयिता ने संस्कृत भाषा में अपनी प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उस समय संस्कृत एक महत्वपूर्ण स्थान बना, साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि को आज संस्कृत व्याकरण का श्रेष्ठ ज्ञाता माना जाता है। पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। इसमें यह पता चलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के मध्य किसी प्रकार का संपर्क हो चुका था। भारत में औषध विज्ञान के अनेक धन्वंतरी थे, किंतु सबसे प्रसिद्ध व पुरानी पाठ्यपुस्तकें ईसवी सन की शुरू की सदियों में लिखी गई हैं। इनमें औषधि पर चरक की पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बच्चों, ये ध्यान से समझ के इसको पढ़िएगा। इनमें औषधि पर चरक की पुस्तकें हैं। शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की। चरक राजा कनिष्क के दरबार में राज वैद्य थे। सुश्रुत ने शल्यक्रिया क्या होता है? ऑपरेशन जो किए जाते हैं, शल्यक्रिया के औजारों का जिक्र किया है। शल्यक्रिया में मिलने वाले औजारों का भी इन्होंने जिक्र किया है। साथ ही ऑपरेशन का भी है, जिसमें अंगों को पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चों को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल हैं। 3री-4वीं सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण अहिंसा पर बल दिया जाता था। ये पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी एक एक लाइन आप अच्छे से पढ़ेंगे। महाकाव्यों के फिर क्या है? महाकाव्यों के युग में ज़्यादातर जंगलों में एक प्रकार के विश्वविद्यालयों का उल्लेख मिलता है। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षण के उद्देश्य से लोग एकत्र होते थे। शिक्षा में अलग अलग विषय शामिल थे, जिनमें सैनिक प्रशिक्षण भी एक था। इन वनाश्रमों में शहरी जीवन की चकाचौंध से बचाकर विद्यार्थियों को संयमित व ब्रह्मचर्य का पालन कराना पड़ता था। इन वन्य शिक्षालयों में ज़्यादातर छोटे छोटे गुट रहते थे, छोटे छोटे ग्रुप रहते थे। अब एक बार इसको समझ लीजिए। महाकाव्यों के युग में ज़्यादातर जंगलों में एक प्रकार के विश्वविद्यालय खोले जाते थे और वहाँ पे प्राकृतिक सुविधाओं में उनको शिक्षा दी जाती थी। बनारस शुरू से शिक्षा का केंद्र रहा है। पेशावर के पास एक प्राचीन तथा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय मुख्य रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और अन्य कलाओं के लिए प्रसिद्ध था। भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात मानी जाती थी। तक्षशिला में अगर कोई स्नातक हो जाता था तो उसके लिए बड़े सम्मान की बात होती थी, विशेष योग्यता मानी जाती थी। विद्यार्थी यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे, उनकी बड़ी इज्जत होती थी। कहा जाता है कि बुद्ध के बीमार पड़ने पर उनके भक्त तक्षशिला के मशहूर स्नातक चिकित्सक को ही उनके इलाज के लिए बुलाते थे।
ये बुद्ध के बीमार पड़ने पर किसको बुलाते थे? तक्षशिला के चिकित्सकों बुलाते थे। ईसा पूर्व 6ठी-7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने भी यही शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लाइन, ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बनारस शुरू से शिक्षा का केंद्र रहा है। तक्षशिला के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो तक्षशिला के बारे में और जानकारी इकट्ठी कीजिए, पढ़िए। हर चीज़ को ये मत सोचिए कि ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, इसमें तक्षशिला के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, पढ़िए, उससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। जब आप बड़े होंगे तो हो सकता है आप उधर ही जाएं, तो इन सब चीज़ों को समझें। अब देखें, ये पढ़ लिया आपने। फिर है व्याकरण, पाणिनि ने भी यह शिक्षा प्राप्त की तक्षशिला में। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया। देश विदेश में बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे? हमारे लिए इतने प्राचीन तथा हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई भी धारणा बनाना बहुत ही मुश्किल है। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे? हमारे लिए इतने प्राचीन तथा हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई भी धारणा बनाना बहुत मुश्किल है। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले थे। वे रहस्य की तलाश में हाथ पांव मारने, अपनी बनी हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले, जीवन में स्वाभाविक रूप से आनंद देने वाले तथा मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। तो ऐसे लोग थे उस समय। जो भी जानकारी मिलती है उसके हिसाब से उन्होंने ऐसा कहा है। बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं कि हर चीज़ के बारे में हम बहुत सटीक बात कहें, लेकिन इसके बारे में उन्होंने यही कहा है। बहुत ये देखिए, जैन धर्म के संस्थापक महावीर जी हैं। भगवान बुद्ध के बारे में तो नहीं, लेकिन जातक कथाओं के बारे में थोड़ा सा जाना है, इसलिए मैंने थोड़ा बताया कि जातक है क्या। और आपने ये भी देखा। अब अगले उसमें क्या पढ़ेंगे? महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था। वर्ण मतलब जाति व्यवस्था। तो ये महावीर ने और बुद्ध के समय वर्ण व्यवस्था का क्या हाल था उसके बारे में पढ़ेंगे। आप भी पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों? नमस्कार बच्चों।